आज गीतांजलि शादी करके रमेश के घर आई थी। जुग जुग जियो। सदा सुहागन रहो। रमेश का परिवार बहुत छोटा था। उसमें रमेश और उसके माता पिता ही थे। बेटा, अब तुम इस घर को अपना ही घर समझो। तुम इतनी सी थी तब मेरी गोदी में खेली हो, इसलिए तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। ससुर जी की ये बात गीतांजलि को बहुत भा गई। वो खुश थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई। जल्द ही गीतांजलि ने सारा कामकाज संभाल लिया। माँ, आपकी चाय। बाबूजी, ये रही आपकी दवाई, चश्मा और अखबार। गीतांजलि, आई आई। बहुत जल्दी इसने सब कुछ संभाल लिया ना। हाँ, बहुत गुणी है हमारी बहू। आखिर पसंद किसकी है? हाँ हाँ, बड़े आए पसंद वाले। वो तो मेरे रमेश का भाग्य अच्छा था जो उसे ऐसी बीवी मिली। इसी तरह रमेश का परिवार हंसते खेलते जी रहा था। सभी लोग खुश थे। 6 महीने बाद। माँ जी, ये देखिए क्या हुआ। बता जरा, है ये कैसे हुआ? तेरे बाल ऐसे जटीले कैसे हो गए? पता नहीं माँ जी, कल रात तक तो सब कुछ ठीक था। हाँ, मैंने भी देखा था। कल रात जब तू रमेश के साथ पिक्चर देखकर वापस आई तो सब सही था, तो अचानक ये कैसे हुआ? पता नहीं, क्या हम इन बालों को काट दें? नहीं नहीं, हमें इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तुम कुछ दिनों तक अब पल्लू ओढ़कर बाहर निकलो। मैं पंडित जी से पूछती हूँ। ठीक है। गीतांजलि के सास ससुर आपस में बात करने लगे। लेकिन एक रात में बालों में जटा कैसे आ सकती है? शायद वो जट पहले से हो और हमें ना दिखी हो। नहीं नहीं, मैंने गीतांजलि के बाल देखे थे, लंबे और घने थे। वो रोज कंघी मेरे सामने ही तो करती थी। फिर अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात वो रमेश के साथ पिक्चर देखने गई थी। शायद आते वक्त ही कुछ हुआ हो। क्या मतलब तुम्हारा? मेरे गांव में मेरी नानी बोला करती थी कि लंबे बालों वाली औरतों को चुड़ैल पकड़ लेती है। तुम्हारा मतलब गीतांजलि को चुड़ैल ने पकड़ा है? अब तक पक्का नहीं, पर एक बार पंडित जी से बात करनी चाहिए हमें। ठीक है, हम आज ही उनके पास जाएंगे। आपसे एक जरूरी काम है। जी बोलिए। लेकिन ये बात आप और किसी को मत बताइएगा। ठीक है, बोलिए। हमारी बहू गीतांजलि के बालों में आज सुबह अचानक जट आ गई। अचानक? हाँ, कल रात तक उसके बाल अच्छे थे, पर आज सुबह जब वो उठी तो उसके बालों में जटा थी। क्या कल रात वो कहीं गई थी? हाँ, कल रात वो मेरे बेटे के साथ पिक्चर देखने गई थी। तभी जरूर उसे किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। चुड़ैल? अब इस चुड़ैल की बाधा को दूर करवाना होगा, वरना पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। अरे रे, लेकिन आप इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगली पूर्णिमा के दिन हम गीतांजलि के चुड़ैल की बाधा को दूर भी करेंगे। तब तक आप उसे रात में घर से बाहर मत निकलने दीजिए और ये धागा उसके हाथ में बांध दीजिए। ठीक है पंडित जी। गीतांजलि के सास ससुर घर आए और उन्होंने पंडित जी की सारी बातें बताई। अब से अगली पूर्णिमा तक तुम सूरज ढलने के बाद
घर से बाहर नहीं निकलोगी। ठीक है। लेकिन माँ, क्या पूर्णिमा तक चुड़ैल शांत बैठी रहेगी? चुड़ैल को काबू में रखने के लिए पंडित जी ने ये धागा दिया है। गीतांजलि की सास ने वो धागा गीतांजलि के हाथों में बांध दिया। इस दिन के बाद गीतांजलि रोज की तरह अपना सारा काम करने लगी। उसमें कोई बदलाव नहीं था। ये देखकर उसके सास ससुर भी खुश थे। लेकिन 2 दिन बाद गीतांजलि के ससुर गुस्से में घर आए। क्या हुआ? वो पंडित। क्या किया पंडित जी ने? उसने सारे गांव में बात फैला दी। चलते फिरते हर कोई मुझसे यही पूछता है कि आपकी बहू चुड़ैल है ना। हाय राम, अब क्या होगा? अब पता नहीं। तीनों लोग चिंता में बैठे थे। गीतांजलि रो रही थी। थोड़ी देर बाद रमेश घर आया। बाबा, सब बाहर ये क्या बोल रहे हैं कि गीतांजलि एक चुड़ैल है, उसे गांव से बाहर निकालो। मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। तू थोड़ा बैठ जा, शांत हो जा। मैं बाहर जाकर गांव वालों से बात करता हूँ। उम्मीद है वो मान जाएंगे। गीतांजलि के ससुर गांव वालों को समझाने के लिए बाहर गए और बाकी तीनों चिंता में बैठे रहे। काफी समय बाद वो घर आए। वो लोग समझ गए? बताइए ना, क्या हुआ? गांव वालों का और पंचों का मानना है कि गीतांजलि में एक चुड़ैल है और वो गीतांजलि को गांव में नहीं रहने दे सकते। आपने क्यों नहीं बताया उन्हें कि गीतांजलि ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? तो वो चुड़ैल कैसे हुई? मैंने बोला। वो बोले अगर अब तक नहीं पहुंचाया तो क्या हम इंतजार करें कि वो किसी की जान ले ले? वो लोग तो गीतांजलि को जिंदा जलाने की बात कर रहे थे। हाय राम, इतनी क्रूरता। गीतांजलि भी वहाँ खड़े खड़े रो रही थी। तभी उसके ससुर उसके पास गए। बेटी, मुझे पता है तू किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर ये गांव वाले नहीं मानेंगे। इस वक्त यही सही होगा कि तुम अपने पिता के घर चले जाओ। हम वहीं तुम्हारी पूजा करके कुछ दिनों में तुम्हें वापस घर ले आएंगे। ठीक है बाबूजी। रमेश, तुम गीतांजलि को उसके मायके छोड़ाओ। नहीं बाबूजी, मैं अकेले जाऊंगी। अगर गांव वालों ने हमला किया तो इन्हें चोट लग जाएगी। मैं अकेले ही घर जाऊंगी। जिद मत करो। आप मेरी बात सुनिए। आप यहीं रुकिए, मैं अपने घर अकेले जाऊंगी। गीतांजलि की हट देखकर बाबूजी ने उसे जाने का आदेश दे दिया। गीतांजलि गांव से बाहर जा रही थी और लोग उसे देखकर बातें बोल रहे थे। अच्छा है चुड़ैल चली गई। हाँ हाँ, अब हम लोग सुरक्षित हैं। अगर ये वापस गांव में आ गई तो क्या इसके साथ इसके सारे परिवार को आग लगा देंगे? ये सुनकर गीतांजलि रोने लगी और दौड़ने लगी। गांव की सीमा के बाहर निकलकर गीतांजलि एक पहाड़ चढ़ने लगी। वो अब भी रो रही थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मुझे अच्छा ससुराल दिया और फिर ये बालों में जट। ये गांव वाले मुझे सुकून से मेरे परिवार के साथ जीने नहीं देंगे। गीतांजलि इसी कश्मकश में चल रही थी कि उसका पैर फिसला और वो पहाड़ से पहाड़ बहुत बड़ा था और गीतांजलि का माथा एक पेड़ से टकराया और वो वहीं मर गई और उसकी लाश पेड़ के तने से सीधा जमीन के नीचे चली गई। यहाँ रमेश और उसका परिवार चिंतित था कि आखिर गीतांजलि गई कहाँ। समधी जी बोल रहे हैं गीतांजलि अब तक नहीं पहुंची। गीतांजलि की आत्मा एक चुड़ैल में बदल गई। फिर एक दिन चुड़ैल गांव में आई। अब उसका रूप भयानक था। उसे देखते ही उसे देखकर ही वो औरत मर गई। अब से रोज चुड़ैल गांव में आकर लोगों को मारने लगी। रमेश, गांव वाले बोल रहे हैं कि ये चुड़ैल गीतांजलि है। मैं नहीं मानता माँ। मैं भी नहीं। इन गांव वालों की वजह से हमें अपनी सोने जैसी बहू खोनी पड़ी है। इससे अच्छा तो हम ये गांव ही छोड़ दें।
रमेश के परिवार ने उसी दिन वो गांव छोड़ दिया और अब गीतांजलि जो चुड़ैल बन चुकी थी उसने गांव वालों से बदला लेना शुरू कर दिया। वो आधी रात को किसी के भी घर में घुस जाती थी। उसका भयानक रूप देखकर वो आग भी डर से छटपटाने लगा। तुम लोग मुझे ऐसे ही देखना चाहते थे ना, तो देखो। गीतांजलि ने उस आदमी की गर्दन मरोड़ दी। मेरा ये हाल इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब मरेंगे, सब मरेंगे। मैं सबको मार दूंगी।